दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच जंगें बहुत कम हुई हैं, पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की छाया में एशिया के दो दिग्गज देशों के बीच एक उग्र संघर्ष चुपचाप भड़का था। ये संघर्ष हिमालय की बुलंद चोटियों में गूंजा, फिर भी इसके प्रभाव दुनिया के बड़े इतिहास के आख्यानों में दब कर रह गए। मैं हूं दीपू, एक आम इतिहास प्रेमी, और आज हम उस भूले बिसरे तूफान का पर्दा उठाएंगे जिसने पूरब की नींवों को हिलाकर रख दिया था। फिर भी इसकी गूंज इतिहास के बड़े बड़े किस्सों के बीच दब गई। आज हम उसी भूले बिसरे तूफान का पर्दाफाश करेंगे जिसने पूर्वी एशिया की बुनियादों को हिला दिया था। ये कहानी है 1965 के सिनो इंडियन युद्ध की। जैसा कि ज्यादातर औपनिवेशिक युग के बाद की सीमाओं से जुड़े विवादों में होता है, इसकी शुरुआत भी ब्रिटिश से होती है। ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के छिंग राजवंश के बीच इस बात पर असहमति थी कि दोनों की हदें कहां खत्म होती हैं। हिमालय की बेहद दुर्गम और पहुंच से बाहर जगहों पर सीमा होने के कारण समझौता करना कठिन था। इस असहमति को और बढ़ा दिया इस तथ्य ने कि यह तिब्बत था, चीन नहीं, जो ब्रिटिश भारत की सीमा से लगा हुआ था, और तिब्बत जो वास्तविक रूप से स्वतंत्र था, तकनीकी रूप से चीन का एक जागीर था। ब्रिटिशों ने अपनी सीमा आर्डाक जॉनसन लाइन तिब्बतियों पर थोप दी, बिना छिंग राजवंश से कोई वार्ता किए। फिर भी छिंग राजवंश ने कुछ दशकों तक इन सीमाओं को स्वीकार किया। सब कुछ वैसा ही चलता रहा जब तक कि 1800 के अंतिम वर्षों में रूस और ब्रिटेन के बीच ग्रेट गेम अपने चरम पर नहीं पहुंच गया। अपने साम्राज्यों को टकराव से बचाने के लिए ब्रिटिशों ने एक नई सीमा खींचने का फैसला किया। ये थी मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, जिसके तहत अक्साई चीन का इलाका छिंग राजवंश के अधीन आता। ब्रिटिशों ने यह प्रस्ताव बीजिंग पीकिंग को भेजा, लेकिन छिंग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पूर्व में कई दशकों बाद वही कहानी दोहराई गई, जहां ब्रिटिशों ने तिब्बतियों पर एक और सीमा थोप दी, जिसे मैकमोहन लाइन कहा गया। एक बार फिर चीनियों को इस वार्ता में नहीं बुलाया गया। यह गतिरोध तब तक बना रहा जब तक भारत को आजादी नहीं मिली। भारत ने अपने औपनिवेशिक शासकों के सभी विवादों को विरासत में पाया, लेकिन पाकिस्तान की आजादी ने चीजों को और जटिल बना दिया। फिर भी जहां पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, वहीं भारत और चीन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो शीत युद्ध के गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे, चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते थे। नेहरू की इच्छा थी कि एक एशियाई धुरी बनाई जाए जो सोवियत और अमेरिकी गुटों के संतुलन को चुनौती दे सके। पश्चिम में भारत ने जॉनसन लाइन को सीमा के रूप में मान्यता दी, जबकि चीनियों ने मैकडोनाल्ड लाइन को मान्यता दी। इसके अलावा पूर्व में चीन ने मैकमोहन लाइन को खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा चीन का है। चीन ने यह रुख अपनाया कि तिब्बत की सरकार को इस तरह की संधि करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। तिब्बत के स्वतंत्र शासन के दावे को पूरी तरह से नकारते हुए चीजें तब और तेजी से बिगड़ने लगीं जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जो दोनों महाशक्तियों के बीच एक अर्ध बफर राज्य के रूप में काम कर रहा था। 1985 से 1957 के बीच चीन ने अक्साई चीन से एक सड़क का निर्माण किया जो शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ती थी और कई जगहों पर जॉनसन लाइन के दक्षिण से गुजरती थी। भारत को इस सड़क के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो गई। नेहरू को इससे गहरा आघात पहुंचा और वह बेहद नाराज हो गए, जबकि चीन विदेशों में शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। अंदरूनी हालात उतने स्थिर नहीं थे। तिब्बती गुरिल्ला लड़ाके लगातार चीनी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे और जल्द ही उन्हें CIA से समर्थन मिलने लगा। यह आंदोलन आखिरकार 1950 में एक बड़े विद्रोह में बदल गया, जिसे चीन ने बेहद हिंसक तरीके से दबा दिया। लेकिन दलाई लामा भागने में सफल रहे और भारत ने उन्हें शरण दी। दलाई लामा को शरण देने के प्रस्ताव ने भारत और चीन के बीच कई हिंसक सीमा संघर्षों को जन्म दिया, लेकिन 1960 से 1962 तक दोनों देशों ने लगातार कूटनीतिक समाधान की पेशकश की। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके जवाब में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई, जिसके तहत विवादित इलाकों में अग्रिम चौकियां स्थापित की गईं। भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता की मांग भी शुरू की, लेकिन इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिका का मानना था कि भारत कम्युनिज्म के प्रति बहुत नरम था। विडंबना यह रही कि इससे भारत ने सोवियत संघ से सैन्य सहायता मांगी, जो हाल ही में चीन के साथ अपने संबंध खराब कर चुका था, और उन्होंने इस मदद के लिए सहमति दे दी। संभवतः भारत के पुर्तगाली गोवा पर आक्रमण से प्रभावित होकर चीनियों ने यह तय किया कि कूटनीति से कुछ नहीं होने वाला। 30 अप्रैल 1967 के बाद उन्होंने पहले से प्रतिबंधित अग्रिम गश्तें फिर से शुरू कर दी। चेयरमैन माओ जेडोंग ने टिप्पणी की, आगे बढ़ना है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। शुरुआत में हम इसके खिलाफ सुरक्षा की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम इसे रोक नहीं सकते। अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो हमें सशस्त्र सह अस्तित्व अपनाना होगा।
तुम बंदूक लहराओ और मैं भी बंदूक लहराऊंगा। हम आमने सामने खड़े होंगे और एक दूसरे के साहस का अभ्यास करेंगे। 1907 की गर्मियों और पतझड़ में भारत और चीन के बीच कई सीमा संघर्ष भड़के। जून में एक झड़प में 1 दर्जन चीनी सैनिकों की मौत हो गई। 2 जुलाई को फॉरवर्ड पॉलिसी का विस्तार किया गया, जिससे भारतीय सैनिकों को विवादित क्षेत्र में पहले से मौजूद चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने की अनुमति मिली। अब कमांडरों को यह अधिकार दिया गया कि अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वे चीनी बलों पर गोली चलाने का निर्णय ले सकते हैं। फिर भी भारत को यकीन था कि युद्ध नहीं होगा और उन्होंने बहुत कम तैयारी की। इस संघर्ष के क्षेत्र में भारत के पास केवल 2 डिवीजन सैनिक थे। यहाँ तक कि सितंबर 1962 में जब भारतीय सैनिकों को थोगला रिज से चीनी सैनिकों को निकालने का आदेश दिया गया, मेजर जनरल JS डिलन ने कहा कि कुछ गोलियां चलाने से चीनी सैनिक भाग जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप 10 अक्टूबर को जब लगभग 1000 चीनी 50 भारतीयों की एक गश्ती को युंग सुला में घेर लेते हैं, तो भारतीय सैनिक जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। गश्ती दल ने आश्चर्यजनक रूप से पहले चीनी हमले को पराजित कर दिया, लेकिन अंततः वे हार गए। दोनों पक्षों को कई हताहतों का सामना करना पड़ा। हालांकि चीजें और भी बुरी हो सकती थीं, क्योंकि चीनी सैनिकों ने गोली नहीं चलाई जबकि भारतीय सैनिक पीछे हट रहे थे, और यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय मृतकों को सैन्य सम्मान के साथ दफनाया। यह हमला अब तक की सबसे भारी लड़ाई थी और इससे यह स्पष्ट हो गया कि चीनी एक आक्रामकता की तैयारी कर रहे थे। लेकिन 6 दिन बाद क्यूबा मिसाइल संकट शुरू हुआ और इसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस ध्यान भटकाने वाले मुद्दे से ढके हुए, जो संभवतः अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को दूर रखेगा, चीनी ने हमले का निर्णय लिया और 20 अक्टूबर 1962 को हजारों चीनी सैनिकों ने पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय ठिकानों पर हमला किया। पूर्व में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने नामकचुक नदी के दोनों किनारों पर कब्जा करने की कोशिश की। भारतीय बल कमजोर और खराब साजो सामान से लैस थे, केवल एक अधूरे बटालियन के साथ उनका समर्थन करने के लिए, जबकि चीनी सैनिकों के पास नदी के उत्तर की ओर 3 रेजिमेंट तैनात थे। भारतीयों ने उम्मीद की कि चीनी बल नदी पर 5 पुलों में से किसी एक से पार करेंगे और उन्होंने उन क्रॉसिंग्स की रक्षा की, लेकिन PLA ने बचावकर्ताओं को दरकिनार करते हुए उस समय के साल में नदी को पार किया जो अपेक्षाकृत उथली थी। चीनी ने एक आश्चर्यजनक हमले की शुरुआत की और भारतीय सैनिकों को ओवरवेल्म कर दिया, जिससे उन्हें नामखोचू से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लगातार नुकसान से डरे हुए भारतीय सैनिक भूटान में पीछे हट गए और चीनी सेना ने सीमा का सम्मान करते हुए उनका पीछा नहीं किया। 4 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद चीनियों ने विवादित क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। पश्चिम में 40,000 चीनी सैनिक अक्साई चीन में दाखिल हो चुके थे, जहां केवल कुछ हजार भारतीय सैनिक तैनात थे। कम्युनिस्ट पहले से ही विवादित क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर चुके थे और 19 अक्टूबर की देर रात उन्होंने भारतीय ठिकानों पर कई हमले किए। 22 अक्टूबर तक चक्सोल के उत्तर में सभी चौकियां खाली कर दी गई थीं। हमले की गंभीरता का एहसास होने के बाद भारतीय पश्चिमी कमान ने कई अलग थलग चौकियों को दक्षिण पूर्व की ओर वापस बुला लिया। 24 अक्टूबर तक चीन की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अधिकांश चीनी बल नियंत्रण रेखा से लगभग 10 मील दक्षिण की ओर बढ़ चुके थे। चीनी प्रधानमंत्री झो एनलाई ने सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दिया और नेहरू के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, क्योंकि भारतीय बल अब और अधिक सुरक्षित स्थानों में पीछे हट गए थे। झो का प्रस्ताव यह था कि दोनों पक्ष पीछे हटें और अपनी मौजूदा स्थिति से 12 मील पीछे हट जाएं। अक्साई चीन में वर्तमान नियंत्रण रेखा को पार न किया जाए और पूर्व में चीन भी मैकमोहन लाइन के उत्तर में पीछे हटे। 3 दिन बाद नेहरू ने वार्ता में रुचि दिखाई, लेकिन चीन की सैन्य आक्रामकता के चलते उनकी दर्जनों मील की बढ़त को देखते हुए परस्पर 12 मील की वापसी पर चिंता व्यक्त की। बातचीत एक बार फिर ठप हो गई और भारतीय संसद ने आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इस प्रतिक्रिया का समर्थन अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने किया, जिन्होंने भारत को सैन्य सहायता भेजनी शुरू की। 14 नवंबर को लड़ाई फिर से शुरू हो गई, जब भारतीयों ने वलोंग पर हमला किया, जिसमें चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वे उन्हें हटाने में असफल रहे। पश्चिम में 18 नवंबर को चीनी सेना ने चक्सिल के पास हमला किया। इस हमले के साथ साथ गुरंग हिल में एक और हमले ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर ली और स्पैनगोर गैप से भी संपर्क मार्ग पर कब्जा कर लिया। अपनी दावा की गई सीमाओं तक पहुंचने के बाद PLA ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और 19 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। चीनियों ने वही प्रस्ताव रखा जिसे नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था और वे वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पीछे हट गए।
और अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वापस कर दिया। उन्होंने अक्साई चीन में केवल 1/3 हिस्सा रखा जिसे उन्होंने कब्जा किया था और उनका ध्यान सिर्फ उस सड़क की रक्षा करने पर था जो उन्होंने शिनजियांग से तिब्बत तक बनाई थी। युद्ध विराम तब हुआ जब भारतीयों ने अमेरिकी हवाई समर्थन की मांग की थी और इसके तुरंत बाद अमेरिकी विमानवाहक पोत USS किटी हॉक को वापस बुला लिया गया, जिससे अमेरिकी हस्तक्षेप से बचा गया। न तो किसी पक्ष ने युद्ध की घोषणा की, न ही अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया और न ही पूरी तरह से कूटनीतिक संबंध तोड़े, लेकिन इस संघर्ष को आमतौर पर एक युद्ध ही कहा जाता है। हालांकि यह बहुत बड़ा युद्ध नहीं था क्योंकि दोनों पक्षों में केवल कुछ हजार हताहत हुए थे, फिर भी इसके गंभीर परिणाम हुए। इस हार ने भारत को अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया और परमाणु हथियारों का विकास शुरू किया। इस युद्ध ने पाकिस्तान को भी अलग थलग कर दिया, जो पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन उसने भारत को दी गई अमेरिकी सहायता को विश्वासघात के रूप में देखा। सिनो इंडियन युद्ध का अंत भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी का भी अंत था और वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ अपरिभाषित सीमाएं स्थिर हो गईं, जहां वे आज भी बनी हुई हैं।